चलो फिर बच्चों अपन लोग करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि फिजिक्स कितनी डिफिकल्ट थी और कितनी टफ थी। सो ओके, तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। इसमें अगर आप बच्चों देखो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस सो दैट कि वायर से फंस के मैं अपने दांत ना खो दूं। हाँ ओके, सो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप स्मॉल f से डिनोट कर रहे हो तो जो भी इसकी एनर्जी हो जाएगी F/2RT, तो सीधे ए ऑप्शन। बस इसमें ये करना था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आप ही पढ़ा दीजिएगा सर। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कैपेसिटेंस का। सो ये भी अनदर मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन था। देखो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना था इसको। यहां पे ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 दे रखा है एंड दिस कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद 8 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर इसके अक्रॉस 20 है तो इसके अक्रॉस भी 20 आएगा। तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा उसको Q इक्वल्स टू CV से कर सकते हो, तो वो अपने पास आ जाएगा 180 माइक्रोकूलम। नाउ द टोटल चार्ज गिवन ऑन द कॉम्बिनेशन, कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज 750। तो इस पूरे डब्बे पर भी जो चार्ज होना चाहिए वो 750 माइक्रोकूलम का होना चाहिए। तो इस कैपेसिटर पे जिसको C से मार्क कर रखा है उस पे चार्ज कितना आ जाएगा? 750 माइनस 160, 590। बस अगला क्वेश्चन ओके, अनदर क्वेश्चन seems easy to me, but हो सकता है कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो। सो आई विल पुट दिस इन मॉडरेट कैटेगरी। अभी तक के जो दो क्वेश्चन है वो तो इजी कैटेगरी। अच्छा, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी नोन है, वोल्टेज नोन है, रेजिस्टेंस नोन है, इंडक्टेंस नोन है एंड कैपेसिटेंस नोन है। सब कुछ सीरीज में है। हम लोग को टाइम चाहिए इन विच द रेजिस्टेंस की हीटिंग की थर्मल कैपेसिटी दे रखी है, तो गेट्स हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस में बेसिकली हम लोग को उसके में रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से हम लोग को इंक्रीज कराना है। 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराने के लिए कितनी हीट लगेगी वो यहां से निकाल सकते हो। तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो तो सीधे आपके पास थर्मल कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर चेंज, ये आ गया। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतनी हीट जनरेट होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट जनरेटेड सीधे I²R इंटू T, और ये हो जाएगा Q के बराबर। करंट हम लोग को निकालनी है, रेजिस्टेंस तो नोन है, तो करंट कैन बी रिटन एज EMF नॉट EMF, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इंपीडेंस, एंड इंपीडेंस कैन बी रिटन एज ऐसे। फ्रीक्वेंसी नोन है तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ये, और फिर XL आ जाएगा अपने पास ओमेगा L से, और XC आ जाएगा 1/ओमेगा F से। तो बस ये कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ सकती है। सो ड्यू टू दीज कैलकुलेशंस आई विल अज्यूम कि ये क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी का था। सो वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अपनी सेल्फ स्कोरिंग करते जाना। ये क्वेश्चन है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि फिजिक्स में कितने मार्क्स आए। अच्छा डिटेल सॉल्यूशन बच्चों देखो, डिटेल सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट डिटेल सॉल्यूशन में दिक्कत ये है कि अब जैसे अगर हम लोग कैलकुलेशंस भी शो करना स्टार्ट करें तो दैट इज वेस्टेज ऑफ योर टाइम। और मेरे ख्याल से आप लोग स्मार्ट एनफ होगी कि आप लोग कैलकुलेशंस कर लोगे, तो हम हिंट देते जाते हैं, उसके बाद आंसर्स आप लोग आराम से मैच करा लेना वैसे। अच्छा, तो इसमें प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल्स दे रखा है और रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स चाहिए। तो प्रेशर दे रखा है तो हम लोग एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। तो एक्सेस प्रेशर जो आ जाएगा, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला अपने पास ऐसे कुछ, ऐसे दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो ये 40 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। पहले वाले का जो, एक सेकंड ये आगे बढ़ गया है, तो पिछले वाला क्वेश्चन करिए सर। हाँ, दिस वॉज द क्वेश्चन। लेट मी राइट इट अगेन। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला बच्चों ऐसे, सेकेंड वाले बबल में डेल्टा पी का फॉर्मूला ऐसे, आप दोनों को डिवाइड कर दो।
अब जो पहला वाला बबल है उसमें जो प्रेशर है दैट इज 1.01, तो एक्सेस प्रेशर अपने पास आ जाएगा 0.01, और जो सेकंड वाले में प्रेशर है 1.02, तो एक्सेस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्स्ट्रा है प्रेशर वो अपने पास आ जाएगा इस तरह से। अब ये आने के बाद जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, और दोनों बबल्स स्फीयर हैं। वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए बस रेडियस का आप लोग को क्यूब करना है, तो ये जो रेशियो इसका क्यूब कर दोगे सीधे 8:1 अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, सो इन दिस क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और विच इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। ठीक है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है और करंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिली एम्पियर थ्रू द डायोड प्रोड्यूस लार्ज जूल हीटिंग विच डैमेजेस द डायोड। ओके, ये बोल रखा है। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि डायोड से अगर आपने 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट पास करवा दी तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वो मेल्ट डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट डायोड के थ्रू पास नहीं कर सकती। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बच्चों लिखा हुआ है मैक्सिमम करंट जो जा रही है डायोड से वो 5 एम्पियर है। तो हम लोग को रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज चाहिए सो दैट कि जो मैक्सिमम करंट यहां से पास होने वाली है दैट इज 5 एम्पियर। तो अगर यहां पर 5 एम्पियर नहीं है, रादर 5 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर की करंट जा रही है, यहां पर 0.5 वोल्ट का ड्रॉप आ गया और ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। बस ये करना है। तो वोल्टेज का ड्रॉप जो है दैट इज 1 वोल्ट, और ये 5 इंटू 10⁻³ 200 ओम, यानी कि ये ए ऑप्शन। बस इतना। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये भी इजी क्वेश्चन ही है। पहले तो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और फिर उसके बाद करंट सर्किट में कितनी है वो भी दे रखी है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और करंट पता है, सीधे अपने पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखो तो जो टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज 12 - 3 करने से 9 आ जाएगा। टोटल चार्ज 9 रहना चाहिए। प्लस अगर आप देखो बच्चों तो एक की रेडियस 2r/3 है और एक की रेडियस r/3 है। रेडियस डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है तो चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। तो जो ऑप्शंस मेरे पास हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये तीनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, सिर्फ ये होगा। अदरवाइज अगर आपको एग्जैक्टली चार्जेस की वैल्यू भी निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं। सो यहां पर सपोज बच्चों की कुछ चार्ज आ गया Q1 का और इस पर चार्ज आ गया Q2 का। जब आप इनको आपस में ज्वाइन कर दोगे तो दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सो दैट दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो पोटेंशियल सेम करोगे तो KQ1/R1 इक्वल्स टू KQ2/R2, जिसकी रेडियस ज्यादा है उस पे चार्ज ज्यादा होगा। रेडियस का रेशियो 1:2 का है तो चार्ज का रेशियो भी 1:2 का आ जाएगा। टोटल चार्ज 9 है तो बस 1:2 में 3 और 6 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यस, आप लोग का आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों ने किया होगा, सही किया होगा, आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, सरफेस टेंशन। बच्चों ये क्वेश्चन तो इजी रहा होगा, इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। हम लोग को सरफेस टेंशन की वैल्यू चाहिए, एक सेकेंड, हो गया। सरफेस टेंशन की वैल्यू चाहिए, कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री है और आफ्टर लोवरिंग ट्यूब हाइट ऑफ लिक्विड 15 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है। तो बस ये डायरेक्टली बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन वंस अगेन आप लोग कर लोगे। तो हमारे पास हमें सरफेस टेंशन S निकालना है, हाइट नोन है, डेंसिटी नोन है, G की वैल्यू नोन है, रेडियस की वैल्यू नोन है और क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू नोन है। सब कुछ पता है, S निकल जाएगा। तो इसको तो आप लोग कर लोगे। तो अभी तक बता दो बच्चों, बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप लोगों के इनमें से कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए, जरा से बता दो। मैं साइड हो जाता हूं अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो।
ओके, तो अभी तक अगर सारे क्वेश्चन सही हुए तो मेरे ख्याल से बच्चों फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा अभी तक के हिसाब से, क्या ख्याल है? सब सही तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, मतलब दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। चलो फिर अगला क्वेश्चन फोड़ते हैं फटाफट। सो एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिसका मास दे रखा है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वैसे हॉरिजॉन्टली घूम रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। फिर एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी नहीं है, बॉय है, भारी भरकम बॉय है 80 kg का, और बॉय मूव्स टू द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म टू फाइंड आउट द फाइनल एंगुलर स्पीड। तो इसमें बस वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो जैसे ये डिस्क का मास है कैपिटल M, बॉय का मास स्मॉल m कर देते हैं। तो पहले जो बॉय है वो डिस्क के पेरीमीटर पर, आउटर रेडियस पर है। तो पहले तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हाफ mr², बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल mr², और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो भी है ओमेगा 1। उसके बाद जब बॉय सेंटर पे आ गया तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गया तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट बिकम्स 0। तो सिर्फ डिस्क का, सर्कुलर प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा, तो दैट विल बी हाफ कैपिटल mr² इंटू ओमेगा 2। तो r² का टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m पता है, ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 निकल जाएगा। इजी स्टफ। सो 9 RPM आ रहा है, इसको बच्चों आप लोग चेक कर लेना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन शायद बच्चों को डिफिकल्ट लगाओ, एंड देख लेते हैं अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो। एलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दे रखी है और इट इज रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, फाइंड वैल्यू ऑफ एवरेज जूल ऑफ हीटिंग, एवरेज जूल हीटिंग। रेजिस्टेंस R दे रखा है। तो देखो बच्चों, जैसे ये एलिप्स है और इसकी माइनर एक्सिस B है और मेजर एक्सिस A है, तो ये आधा हो जाएगा A/2 और ये आधा हो जाएगा B/2। एलिप्स का एरिया बच्चों आप सब लोग को पता ही है, ये हो गया एलिप्स का एरिया। इसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स तो B इंटू A इंटू कॉस थीटा। तो एरिया की जगह एरिया रहने दो, थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिख दिया। ईएमएफ निकालना है तो ऐसे ईएमएफ आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके बच्चों इस तरह से ईएमएफ आ गया। और सिंस ईएमएफ टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है तो करंट भी टाइम के हिसाब से वेरी कर रही होगी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट मतलब कंप्लीट इंटरवल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बजाय इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूं यहां पर E²/R और dt, एंड इंटीग्रेशन कर देना एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अब जब ये आप एप्सिलॉन की यानी कि ईएमएफ की वैल्यू पुट करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से लेकर कैपिटल टी में जो इंटीग्रेशन आता है वो हाफ के बराबर आता है। तो यहां से एरिया की वैल्यू पुट कर दोगे और सिंस स्क्वायर कर रहे हो तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हाफ आ गया तो अपने पास आ गया B² A² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। तो ठीक है, यहां पर अगर मेजर एक्सिस A दे रखी है और माइनर एक्सिस B दे रखी है तो फिर आंसर ऐसा कुछ आएगा, वहां पे एक A की जगह A/2 होना चाहिए, B की जगह B/2 होना चाहिए। तो ठीक है, आंसर बच्चों आप लोग मैच करा लेना। वैसे भी ये मेमोरी बेस्ड है और इसके हमारे पास ऑप्शंस आए थे, 4 में से 2 ही ऑप्शंस आए थे। तो जो 2 ऑप्शंस देखे उनमें से देख लिया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और अगर वंस अगेन सेइंग डिस्क्लेमर कि अगर ये सिंस मेमोरी बेस्ड है, अगर क्वेश्चन में सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस दे रखी थी तो फिर आंसर ये आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन में मेजर एंड माइनर एक्सिस दे रखी थी तो फिर यहां पर 1/16 का फैक्टर नीचे एक और आएगा, तो जो 2 लिखा हुआ है इसकी जगह 32 आ जाएगा। तो एरिया की वैल्यू मैंने लिख दी है बच्चों, इसको आप लोग यहां पर पुट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें इतना ही करना था।
तो अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे करना, हाँ अच्छा मुझे बताओ ये कितने बच्चे सही करके आए? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ओके, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है। विनोद कुमार कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आप अगर बोले आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। डायरेक्शन भी बता देंगे बच्चों, कोई बात नहीं। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, तो वेल डन। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो तो इससे, तो बी नॉट की वैल्यू 3 है और स्पीड ऑफ लाइट रख दोगे तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁸ और न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन की अगर बात करो तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दैट इज -y एक्सिस। अच्छा, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो x एक्सिस के अलोंग है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज गिवन अलोंग E क्रॉस B डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन -y एक्सिस यानी कि -j। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन i। तो k क्रॉस i करोगे तो अपने पास क्या आता था +j, तो -j लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड -k की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो बस ये होगी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला, एंड डायरेक्शन अगर डायरेक्शन निकालनी थी तो इसको यूज करके डायरेक्शन -k आ जाएगी। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सर। सो अभी तक बच्चों आप लोगों ने जज कर लिया होगा। वैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का देख रहा हूँ कि उनका काफी लोगों का पेपर अच्छा भी हुआ है, कुछ लोगों का गड़बड़ भी हो गया है। कोई बात नहीं बच्चों, अगर पेपर जस्ट इन केस किसी भी वजह से अगर गड़बड़ हो गया तो आपके पास एक और चांस रहेगा नेक्स्ट ईयर, और जो मिस्टेक्स आप लोगों से बच्चों इस साल हुई है वो नेक्स्ट ईयर ना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टेप अप JEE 2021 का JEE 2021 को टारगेट करने के लिए ये कोर्स लॉन्च कर रखा है। दीज आर द वंडरफुल एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, बेस्ट इन द इंडस्ट्री दैट आई हैव एवर केम अक्रॉस। और इसमें अंशुल सर को, प्रतीक सर को आप लोग जानते ही है, मृत्युंजय सर को आप लोग जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले आए थे, स्वाति मैम कल के डिस्कशन में आई थी, और नेहा मैम। सो दीज आर द फैकल्टीज। पूरा अपना एक साल का स्ट्रक्चर प्लान है, और जो मिस्टेक्स आप लोगों ने इस साल में की है वी विल मेक श्योर एंड इंश्योर कि वो मिस्टेक्स आप लोगों से नेक्स्ट ईयर ना हो, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो मिस्टेक्स ना हो, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि जो सेक्शंस रेस्ट ऑफ द कंट्री को डिफिकल्ट लगता है वो आपको ईजी लगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ओके, सो एक हेक्सागन वाला वायर है, हेक्सागोनल वायर है, और करंट आई है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 50 टर्न्स है। तो अगर मैं रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं तो किसी एक की वजह से अगर आप फील्ड निकालो तो ये 30, ये 30, एक वायर की वजह से फील्ड निकालोगे तो μ0I। जैसे अगर ये साइड A है तो ये साइड आ जाएगी √3a/2। उसके बाद दोनों एंगल 30 है तो sin 30 + sin 30। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आ रही है ये एक सेगमेंट की वजह से, ऐसे टोटल 6 सेगमेंट है, तो एक लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और फिर ऐसे 50 टर्न्स है। सो दिस विल गिव यू द कंप्लीट आंसर। बस इतना करना था। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों जब आप लोग बायो सवर्ट फॉलो लगाना सीखते हो ना, तो एक या दो क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है, तो ये तो सब लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, साइड अगर दे रखी थी तो बच्चों आप लोग वैल्यू पुट कर लेना, साइड अगर दे रखी थी तो। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन सिखाना मेरा मोटिव रहता ही नहीं कभी, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहता, और उसका एक रीजन ये भी है कि मेरी कैलकुलेशन वीक है। अच्छा, एक प्लैनेट है और वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है एट हाइट r, और फिर उसके बाद उससे एक रॉकेट फायर किया सो दैट कि इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो √3/2 टाइम्स हो जाती है। तो फाइनल ऑर्बिटल रेडियस चाहिए। तो बच्चों देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो ऐसे, यहां पर उसकी हाइट r है तो सेंटर से डिस्टेंस ऐसे हो जाएगी,
फाइनल जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज दिस, और हम लोग को फाइनल रेडियस निकालनी है, r डैश निकालना है, तो डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बस इसमें तो इतना ही करना था, ये अगेन इजी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब कि हमारे पास इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कुछ तो 17-18 बच्चों ने भेजा, और कुछ लोगों ने भेजा कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, दे डिड नॉट मेंशन अबाउट एनी ग्रेविटी और हॉरिजॉन्टल सरफेस। कुछ बच्चों ने भेजा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। तो इधर वे मैं कोलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद का सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूं, और उसके बाद फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो इट विल नॉट अफेक्ट कि वेदर दिस ब्लॉक वाज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस और नॉट। तो देखो बच्चों, कोलिजन के जस्ट पहले वो मूव कर रहा था लेट्स से u से, कोलिजन के जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो MUL, रॉड की लेंथ को मैंने L कर दिया, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। टकराने के बाद पार्टिकल स्टिक कर रहा है, कहीं तो लिखा होगा, ओके, क्वेश्चन में था कि जो पार्टिकल है वो टकराने के बाद स्टिक कर जाता है। तो टकराने के बाद अगर स्टिक कर जाता है तो वो रॉड के साथ साथ ऐसे मूव करेगा। तो जब टकराने के बाद ये रॉड एंड पार्टिकल दोनों रोटेट करेंगे, दोनों अगर रोटेट करेंगे तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, कैपिटल M रॉड का मास है, और फिर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा। ये तो आपके पास आ गया ओमेगा। उसके बाद यहां से यहां तक जाने में बेसिकली हम लोग को थीटा निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो इतनी डिस्टेंस पार्टिकल मूव किया और इतनी डिस्टेंस रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव किया। तो ये डिस्टेंसेस मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एनर्जी कंजर्वेशन से। तो इनिशियली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद जब वो थीटा पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख लेते हैं। तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना, और रॉड की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना। रॉड को यूनिफॉर्म बॉडी कंसीडर करोगे तो उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट का डिफरेंस आपको कंसीडर करना होगा। तो इतना करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। वी डिड नॉट कैलकुलेट द फाइनल आंसर, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हिंज के अबाउट, और फिर उसके बाद कोलिजन के बाद एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, कोलिजन के टाइम पर हम लोग एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते बिकॉज पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग एंड गेटिंग स्टक, तो देयर विल बी सम एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस होगा तो उसकी वजह से हम लोग एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है। तो ये इनिशियल सिचुएशन दे रखी है, यहां पर ऑब्जर्वर की आई दिस इज 45, दिस टोटल विल बी 30, और ये 15 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो दिस एंगल विल बी 45 बिकॉज ये 30 और ये 30, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो 45 हो गया। अच्छा, अगर 45 हो गया और फिर लिक्विड आपने 30 तक भरा हुआ है, तो वो लिक्विड पहले यहां तक था और ये चीज थी 30, नाउ दिस इज 15। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ये एकदम मिड पॉइंट पर आना चाहिए एक्सिस के अलोंग। तो अवश्य आप लोगों को सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाना है। तो एयर में ऐसे और मीडियम में ऐसे, आर क्या है यहां पर, आर विल बी दिस एंगल। तो साइन आर आप लोग को लिखना है। और देखो ये चीज 15 हो जाएगी और ये हाइट 30 दे रखी है, तो tan r तो आपके पास निकल ही जाएगा, और tan r निकल जाएगा तो sin r निकल जाएगा। तो आई तो 45 है, म्यू निकालना है और ऐसे, एंड tan r आपके पास आ जाएगा 15/30 यानी कि हाफ। तो sin r आपके पास आ जाएगा 1/√5। यहां पे पुट कर दोगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू √5/2 आ जाएगी। तो बस इसमें इतना करना था। वैसे ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एससी वर्मा में भी है, तो जिन बच्चों ने एससी वर्मा सॉल्व कर रखी है उन्होंने फोटो लिया होगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ये वर्क फंक्शन का क्वेश्चन है, डुअल नेचर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसको बस 2 बार लगाना है। तो ये वेवलेंथ बड़ी वाली और ये वेवलेंथ छोटी वाली, तो लेट्स से λ1 ये λ2। छोटी वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होगी तो उससे निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहली काइनेटिक एनर्जी लेट्स से K1 है,
इधर पे एच सी बाई लैम्डा 1 -5, और बाद में काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो रही है, तो एच सी बाई लैम्डा 2 -5। दोनों को बच्चों आप डिवाइड कर दोगे, यहां पर K1 होगा, तो ये जो K1 है ये कैंसिल हो जाएगा, और एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ऐसे, और लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई करने पर ये डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो ये तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा मुझे बता दो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया, जल्दी से बताओ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ओके, काफी सारे लोगों ने सही किया है। अच्छा फिर जल्दी से मुझे ये भी बता दो कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगा। सही किया है, वेल डन वेल डन वेल डन। ओके, हलवा क्वेश्चन, ओके चलो ठीक है, तो फिर हलवा तो खा लिया होगा, डकार भी मार ली होगी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स में इतने क्वेश्चन थे। अच्छा देखो बच्चों, सिंस सारे क्वेश्चन इतने जल्दी कम टाइम में नहीं आ पाते, तो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जब भी ये वीडियो फिनिश होगा उसके बाद पीडीएफ अपलोड होगी, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे के सारे अवेलेबल क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अलॉन्ग विद सॉल्यूशन या आंसर्स मिल जाएंगे। डिस्कशन हमने यहाँ पे कर ही दिया है। जिस भी क्वेश्चन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन एंड हिंट देकर छोड़ दिया था, मेक श्योर कि आप उसका आंसर निकाल के आंसर मैच करा लेना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अलाउ मी टू इनवाइट अंशुल सर, जो कि अब मैथमेटिक्स को फोड़ने वाले हैं, और आप लोग भी उनके साथ साथ अपना स्कोर कैलकुलेट करते जाना। ऑल द बेस्ट।